जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी से बोला हुआ था कि हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, फिजिक्स अपने इस चैनल पर पढ़ेंगे। तो हम लोग फिजिक्स को शुरू भी किए और फिजिक्स में 3 चैप्टर तक हम लोग पढ़ भी लिए और फिर उसके बाद हम पोल वगैरह दिए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये बताए कि वो ये बोल रहे थे कि विद्युत धारा चैप्टर को शुरू किया जाए। तो आज की इस एपिसोड में, आज की इस क्लास में हम विद्युत धारा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज ये हमारी क्लास नंबर 1 है, ठीक है, डे 1 है। और ऐसे ही जहां तक उम्मीद है हमें, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो 8 या 9 क्लास में नहीं होगा, इसमें कम से कम 10 या 12 क्लास तो जरूर ही लगेंगे, ठीक है। तो इतने क्लास में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में क्या है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा वो सारे वीडियोस, जो वीडियो मैं फर्स्ट चैप्टर का प्रकाश के प्रवर्तन का, सेकंड चैप्टर जो कि प्रकाश का अपवर्तन है, थर्ड चैप्टर जो कि मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन है, सबको 1 बाय 1 करके वीडियो को मैं क्या किया हूं, प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं और आप वहां से नोट्स बना सकते हैं आसानी से। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझाया हुआ हूं। अच्छा, और दूसरी बात, हम लोग इंग्लिश की सीरीज को शुरू किए हुए हैं, तो जिस दिन लाइट वगैरह नहीं रहेगी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से क्या करूंगा, इंग्लिश की वीडियो जो है अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए समय को बिना गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आज के इस क्लास में हम विद्युत धारा के बारे में समझते हैं कि आखिर ये विद्युत धारा है क्या, ठीक है। तो देखिए भाई, बात यहां पर यह है कि अगर हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन बेसिक चीजों के बारे में जानना जरूरी है जिनसे हमारे चैप्टर की नींव तैयार होगी। जैसे हम बताएं कि इस पृथ्वी पर क्या है, तो इस पृथ्वी पर पदार्थ है। इस पृथ्वी पर क्या है, पदार्थ है। और आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो पदार्थ है, अब उन पदार्थों को हम अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई भी करते हैं। जैसे अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। तो अपने चैप्टर में क्या है भाई, तो अपने चैप्टर में पहला ही टॉपिक क्या है, तो पहला टॉपिक पर नहीं आएंगे हम, पहले हम बेस बनाएंगे यहाँ पर। जैसे बच्चों, हम आपसे पूछें कि हम जो अपने चारों तरफ की चीजें देखते हैं, क्या सभी चीजें जो हैं उनको हम उससे हम धारा का प्रवाह कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। तो आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ बना किससे है, या फिर हम पदार्थ कहते किसे हैं? तो हम पढ़े हैं कि हर वह चीज जो स्थान को घेरती है, जिसमें जड़त्व का गुण विद्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के बारे में पढ़े थे कि तो फिर पदार्थ जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस समझ लेना है कि पदार्थ क्या है, हर वो चीज जिसमें, चलो लिख ही देते हैं, हर वह चीज जिसमें आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरती हो, तथा जिसमें जड़त्व का गुण, जिसमें जड़त्व का गुण विद्यमान रहता हो, जड़त्व का गुण क्या रहता हो? विद्यमान रहता हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। भाई मेरे, आपको समझा रहे हैं जो चीज, वो पॉइंट को समझिए। देखिए, आपको समझाते हैं। अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यदि हम बात करें, पूरे डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इस पृथ्वी पर 2 चीजों के बारे में स्पेशली डिस्कस किया जाता है, ठीक है। क्या किया भाई? इस पृथ्वी पर या तो सजीव है या तो निर्जीव है, या तो सजीव है या तो क्या है? निर्जीव है, ठीक है। या तो सजीव या तो निर्जीव, ध्यान रहे, इस पृथ्वी पर 2 ही चीजें सत्य हैं, या तो वो सजीव है या तो वो निर्जीव है, ठीक है।
अब सजीवों का जो अध्ययन है, वह अध्ययन हम विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उसको कहते हैं जीव विज्ञान। उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि इस पृथ्वी पर दो चीजें सत्य हैं, या तो वो सजीव है या तो वो क्या है? निर्जीव है। अच्छा, तो सजीव का अध्ययन जो है जिसमें करते हैं वो कहलाता है जीव विज्ञान। अब फिर जो निर्जीव है, उस निर्जीव का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो कहलाता है भौतिक विज्ञान। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, ये है फिजिकल साइंस और ये है बायोलॉजी। ये बायोलॉजी है और ये है फिजिकल साइंस। ये क्या है? फिजिकल साइंस। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, आप इसके बारे में जो है जब हम इसकी शुरुआत करेंगे, जब हम बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे तो हम पढ़ेंगे। अभी हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ध्यान देना कि भौतिक विज्ञान में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान देना, इसमें तो सजीव हो गए, तो इसमें हम निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो निर्जीव हमारे पास क्या है भाई? तो निर्जीव मतलब पदार्थ का अध्ययन। किसका अध्ययन? पदार्थ का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे? पदार्थ का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है भाई कि ये जो भौतिक विज्ञान है ना, इसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को कहते हैं रसायन शास्त्र, एक को क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र, और दूसरे को कहते हैं भाई भौतिकी। दूसरे को क्या कहते हैं? भौतिकी। ध्यान देना, एक को कहते हैं रसायन शास्त्र और दूसरे को कहते हैं भौतिकी। और हम जो चीज पढ़ रहे हैं, अच्छा इसके बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये ध्यान देना है। रसायन शास्त्र में हम क्या करते हैं? पदार्थ, फिर पदार्थ की संरचना और पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं भाई? इसमें अध्ययन करते हैं पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। अब इस रासायनिक ये जो आपके पास क्या है, जो भौतिकी है, इस भौतिकी में क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम पदार्थ और उसमें उपस्थित ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। किसका? ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ये ध्यान से सुनना और समझना मेरे भाई। ये क्या है? इसमें पदार्थ और उसमें उपस्थित ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। जैसे हम समझाते हैं, सजीव के बारे में तो जानते हैं, सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। अब भौतिकी में निर्जीव पदार्थ है भाई, इस निर्जीव पदार्थ में कौन कौन सी एनर्जी है। जैसे अब निर्जीव पदार्थ की बात करें, जैसे ये हमारे पास मार्कर है। अब ये जो मार्कर है, ये मार्कर बना किससे है? ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं, उन संघटकों का, और इसका गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये सब अध्ययन जिसमें हम करते हैं वो कहलाता है रसायन शास्त्र। वो क्या कहलाता है? रसायन शास्त्र। रसायन नहीं होता है, ठीक है, रसायन शास्त्र। अच्छा, भौतिकी क्या है? अब ये जो है मार्कर, ये जो मार्कर है, अब इस मार्कर को यदि हम फेंके तो फेंकने के बाद क्या होगा मेरे भाई? मैं फेंकूं तो यहां से क्या होगा कि इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। जैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर छोड़ दिए तो क्या होगा? इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो ये सारी जो ऊर्जाएं हैं, इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं भौतिकी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब आप 12th और 11th में जाएंगे, 11th में वहां पर भौतिकी की परिभाषा दिया जाता है कि फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है फ्यूसिस शब्द से हुई है। इस फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है नेचर, प्रकृति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। अब प्रकृति में देखे तो प्रकृति में निर्जीव चीज का अध्ययन करना है। अब निर्जीव पदार्थों का अध्ययन देखे तो भौतिकी में आया, तो वही चीज आपको समझना है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या है? पदार्थ और उसमें उपस्थित ऊर्जा का अध्ययन। तो हम यहाँ पर अब आते हैं, हमारे पास क्या है? पदार्थ। अब हमारे पास क्या है यहाँ से? पदार्थ। तो पदार्थ क्या होती है? तो हर वह चीज जिसमें आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरती हो, जिसमें जड़त्व का गुण विद्यमान हो, और वही पदार्थ कहलाता है। भाई, जड़त्व का गुण विद्यमान हो, इसका मतलब क्या? जड़त्व का गुण का मतलब क्या? जड़त्व एक ऐसा अवगुण होता है या गुण होता है, जो समझिए गुण भी बोल सकते हैं, अवगुण भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई निर्जीव पदार्थ अपने से कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकता, और वह क्रियाकलाप तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप उस पर कोई बाहरी बल न लगाए। आपको मालूम ही होगा, क्लास 9th में आप जरूर ही पढ़े होंगे कि न्यूटन साहब के द्वारा, सबसे पहले तो गैलीलियो साहब के द्वारा दिया गया था जड़त्व का नियम। उसमें जड़त्व में ही बताया गया था कि जड़त्व का नियम क्या कहलाता है कि हर वह चीज जो गति में है वह गति में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और तब तक रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल
ना लगा दिया जाए, ठीक है, ये बात होती है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें जिस जिस बोर्ड पर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कभी ऐसा होगा क्या कि ज्यादा दिन से यहाँ पर टंगा हुआ है, रेगुलर वीडियो बन रहा है, तो ऐसा कहेगा क्या कि ना बहुत दिन हो गया, चलो भाई घूम के आते हैं बाहर से? ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये निर्जीव पदार्थ है, और निर्जीव पदार्थ को यहाँ पर समझेंगे कि इस निर्जीव पदार्थ में जो गुण है अभी स्थितिज ऊर्जा का है, इसकी स्थिति बरकरार है। जैसे ही यहाँ से हम इसके जैसे ही यहाँ पर हम टांगे हुए हैं, इसको हटा दें, नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या कि स्थितिज ऊर्जा बदल गई गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा के कारण वो जब जमीन पर टकराएगी ना, तो वो बदल जाएगी ध्वनि ऊर्जा में, और ध्वनि ऊर्जा के कारण ज्यादा देर तक टकराने के कारण वो चेंज हो जाएगी उष्मीय ऊर्जा में, और उष्मीय ऊर्जा पृथ्वी में चली जाएगी, और पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहा, पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहा, तो हम लोगों के लिए जीवन यापन भी मेंटेन रहा। ये बात होती है, समझिए। तो ये यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम रिलेट करने के लिए बार बार आपको पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। जड़त्व का गुण समझ लिए। जड़त्व का मतलब ऐसा अवगुण जो अपने से कोई काम ना करे, ठीक है, मतलब जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहे। जैसे अगर पहाड़ पर्वतों पर पत्थर है, तो वो पत्थर अपने आप से नहीं गिरेगा, ठीक है। कब तक नहीं गिरेगा? जब तक कि आप उस पर कोई बल ना लगा दें। यदि आप उसको धक्का देंगे वो गिर जाएगा। हर एक चीज में है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो उसको उसमें ब्रेक लगाते हैं तो रुकती है। ऐसा भी अब आपके दिमाग में लॉजिक आएगा कि ऐसे भी तो हो सकता है कि गाड़ी जो है कुछ समय के बाद जाके रुक जाए। जी रुकेगी। रुकने के पीछे भी कारण है, क्योंकि वहां पर गाड़ी के चक्के और सड़क के बीच में घर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है जड़त्व के बारे में हम समझ लिए कि जड़त्व का गुण जिसमें हो। जैसे यदि आप लोग अभी बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या है, अभी आप स्थिति में है तो आपके पास स्थिति जुड़ जाए, लेकिन वही पीछे से कोई कलम से पिंच कर दे तो क्या हो जाएगा, तुरंत से उठेंगे ना, उठेंगे तो वो किस में आएगा, गतिज ऊर्जा में। क्लियर है? ऐसा कुछ समझते हैं। तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पदार्थ। अब देखो भाई कि ये जो पदार्थ है ना, यह पदार्थ बना किससे है। तो अब आते हैं पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, यह पदार्थ बना किससे होता है। तो देखो भाई, अब पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ को बांट देते हैं दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पदार्थ को बांट देते हैं दो भागों में। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, और दूसरे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, समझते चलिए बस। अशुद्ध पदार्थ, ये जब हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तब उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो शुद्ध पदार्थ होते हैं भाई, इन शुद्ध पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं, तो शुद्ध पदार्थ हमारे बटते हैं दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में बटते हैं। एक बटता है तत्व, और दूसरा बटता है क्या, यौगिक। ये समझ लीजिए, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ जो होता है इसका एक ही पार्ट होता है, और वो होता है आपको मिश्रण। और फिर आगे चलेंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मिश्रण को भी बांट देंगे हम कितने भाग में, दो भाग में। एक होगा समांगी और दूसरा क्या होगा, विसमांगी, ठीक है। समांगी और दूसरा क्या होगा, विसमांगी। ये चीज है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत जल्दी शुरू होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है अब देखो ना, 3 चैप्टर पढ़ाने में हमें 30 दिन लगे, ठीक है। अब आपके पास 3 चैप्टर बचे हुए हैं, 30 दिन इसमें भी लगेंगे, तो 30 दिन इसमें लगेंगे, मान लो तो 30-60 दिन में हमारा ये जो है फिजिक्स आपका कंप्लीट हो गया। बच गया क्या, केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर हैं, 10 क्लास लीजिए पर चैप्टर के अनुसार, और इस प्रकार वो भी 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा बायोलॉजी, 180 दिन में आपका बायोलॉजी भी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे पास तत्व है, और तत्व के बाद क्या है भाई, तत्व के बाद है यौगिक। ये बात ध्यान रखें। अब सुनिए कि ये जो तत्व है, ये जो यौगिक है, ये जो समांगी और ये जो विसमांगी है, ये सारे के सारे जो बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे जो बने हुए हैं, ये सारे के सारे बने किससे हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये सब बने हुए हैं किससे, परमाणु से। किससे बने हैं, परमाणु से। चलो पहले लॉजिकली आ जाते हैं। ये सब बने हैं किससे, अणु से। किससे बने हैं, अणु से। क्लियर है, ठीक है। और अणु बना किससे है, तो अणु बना है मेरे भाई परमाणु से। अब यहां से आपके पास अब आ जाएगा, लॉजिकली चीजें आ जाएंगी कि क्या परमाणु से क्या बना है, अणु, और अणु से ही क्या बना है, विसमांगी या समांगी या यौगिक या तत्व, ठीक है। समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात अब देखना कि तत्व और यौगिक मिलकर बनाते हैं शुद्ध पदार्थ, और समांगी और विसमांगी मिलकर बनाता है मिश्रण।
समांगी और विसमांगी मिलके क्या बनाता है? मिश्रण। अच्छा भाई ध्यान देना, और समांगी और विसमांगी मिलके बनाया मिश्रण, तो मिश्रण क्या क्या कहलाता है? अशुद्ध पदार्थ। और तत्व यौगिक क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। और ध्यान देना कि अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ दोनों मिलकर हम सम्मिलित रूप से उसे क्या कह सकते हैं? पदार्थ। तो ये आपके दिमाग में इतना लॉजिक जो है बिल्ड हो गया होगा, इतना हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए ये जो परमाणु है यहाँ पर, ये परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। ये परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण, ये याद रखेंगे। लेकिन बात क्या होती है, यह छोटा कण तब तक है जब तक लोग इसको मान रहे थे। तब तक है छोटा कण जब तक लोग इसको क्या कर रहे थे? मान रहे थे। लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते हैं, और उन्हीं जिद्दियों में से ही हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है क्या? जिनका नाम है गेलमैन। क्या नाम है? गेलमैन। और ये क्या करते हैं? इस परमाणु को भी यहाँ पर पहले तो रदरफोर्ड आएंगे, परमाणु को भी तोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि इस परमाणु को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसमें तीन चीजें मिल रही हैं। एक मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, एक मिल रहा है प्रोटॉन, और तीसरा क्या मिल रहा है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक बात अच्छे तरीके से जानते होंगे आप, क्योंकि आप आज ही तो साइंस की शुरुआत किए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर ही जानते होंगे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है। और जो आपके पास प्रोटॉन है उस पर क्या होता है? धन आवेश होता है। और जो आपके पास न्यूट्रॉन है वह कैसा होता है? वह उदासीन होता है। कैसा होता है मेरे भाई? उदासीन होता है। इतना तो आपके पास लॉजिक है ही, और आप इसको दिमाग में सेट कर भी सकते हैं। ये आपके पास क्या है? ये उदासीन हो गया। अब देखिए, अब यदि हम इस परमाणु को यहां दिखाए ना, ये परमाणु जो है हमारा, ये ऐसे होगा परमाणु। ठीक है, अब ध्यान से सुनना समझना, यहीं से लॉजिक आएगा आपका। ये हो गया हमारे पास परमाणु। ये क्या हो गया? परमाणु। देखो ये क्या होता है? ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये है, इसको कहते हैं नाभिक। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। और इस नाभिक में ना, इस नाभिक में दो मूलतम कण होते हैं, और वो मूलतम कण कौन कौन से होंगे? तो प्रोटॉन, और फिर क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो बच गया भाई न्यूट्रॉन। अब बच गया भाई कि तब ये जो हम बनाए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? तो ये इसको कहते हैं कक्षा। ये क्या कहते हैं? कक्षा। और इस कक्षा को हम के से, इस कक्षा को हम के से, एल से, एम से और एन से सूचित करते हैं। और इस कक्षा की खास बात क्या होती है भाई? इस कक्षा की खास बात होती है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसमें क्या है? प्रोटॉन है और फिर न्यूट्रॉन है। हम आपको बता दें कि ये जो नाभिक है ना, इस नाभिक का आकार कितना होता है? इस नाभिक का आकार होता है भाई 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, और इसी को कहते हैं एक फेमटोमीटर, चाहे एक फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर लिख लो। ठीक है, एक फर्मी मीटर। ठीक है, फर्मी या फेमटोमीटर। अच्छा, अब यहां पर बात आती है भाई, बात आती है क्या कि ये जो नाभिक है उसका आकार 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। इसका मतलब क्या? ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा होगा। क्योंकि एक बात जानते हैं आप कि यदि कहीं पर लिखा है 1/10, तो इसका मतलब क्या है कि 1 को 10 हिस्सों में बांटना है। फिर हम कहीं पर लिखे हैं 1/100, तो इसका मतलब क्या है कि 1 को 100 हिस्सों में बांटना है। फिर हम कहीं पर लिख रहे हैं 1/1000, तो इसका मतलब क्या है? 1 को 1000 हिस्सों में बांटना है। अब आप देखिए, ठीक वैसे ही यहां पर हम लिखे हैं कि 10 के पावर माइनस 15। क्या लिखे हैं? 10 का पावर माइनस 15। तो ये बात आप गणित में पढ़े होंगे कि 10 का पावर माइनस 15 को हम लिखते हैं 1/10 के पावर 15। और 1/10 के पावर 15 का मतलब क्या है भाई? 1/10 कितनी बार? 15 बार। 10 गुना 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 10।
कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से आ जाओ 10 11 12 13 14 और 15 हो गया। अब इतने 15 जीरो हो गया। अब इतना छोटा होता है उसकी आकृति। और एक बात अभी आप जाने कि प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताइए कि यह एक छोटा सा हिस्सा है, और इस छोटे से हिस्से में, और वो भी है आपके पास केवल और केवल प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन को तो उससे मतलब है नहीं। इस छोटे से हिस्से में आखिर जो जो प्रोटॉन है, जो कि धनावेश है, वो कैसे रह जाता है? क्योंकि हम पढ़े हुए हैं भाई, हम ये पढ़े हुए हैं कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, उन आवेशों पर क्या होता है, उन आवेशों के बीच होता है रिपल्सन। उन आवेशों के बीच क्या होता है, रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये बात हम पढ़े हुए हैं, ये बात हम पढ़े हुए हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं, ये ध्यान रहे आपको। इसको हम मिटा रहे हैं, इसकी जरूरत है नहीं हमें। अब देखना भाई किस प्रकार आपका लॉजिक तैयार हो रहा है ना, उस लॉजिक को समझिए, देखिए और समझिए, सुनिए। तो देखो भाई, यहां पर है क्या, हम यहां पर ये बोल रहे हैं आपसे कि आपके पास नाभिक का आकार, किसका आकार भाई, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार। अब नाभिक का जो आकार है वह कितना है भाई, 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा है। ठीक है, और हम एक बात जानते हैं, ये इतना छोटा है। ठीक है, नाभिक का आकार इतना होता है, तथा होता है तथा इनके इनके ऊपर क्या होता है, धन आवेश होता है। इनके ऊपर क्या होता है, धन आवेश होता है। तो इनके कण एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिकर्षित करते? तो हम डायरेक्ट इसका जवाब लिख रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित इसलिए नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित इसलिए नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 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 इनके कणों को एक बहुत ही मजबूत बल बांध कर रखता है। बहुत ही मजबूत बल क्या करता है, बांध कर रखता है, जिसे क्या कहते हैं, बांध कर रखता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई, नाभिकीय बल कहते हैं, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाभिकीय बल कहते हैं, वही नाभिकीय बल है जिसके कारण इसमें बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन है, और बहुत सारे प्रोटॉन जिन पर धन आवेश है, और धन आवेश होने के बावजूद भी वो इस कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। ये बात है यहाँ पर, उम्मीद करते हैं इतना समझे। अब देखिए भाई क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें नाभिकीय बल है। अब नाभिकीय बल क्या करेगा, उन प्रोटॉनों को बांध कर रखेगा। अब जब इतना बात आप जानते हैं तो चलिए इससे संबंधित एक और बात जान लेते हैं। ये बात आपको याद रखना होगा कि किसी भी, ये आपको याद रखना होगा, किसी भी तत्व के परमाणु में, अब कोई सा भी तत्व है भाई, देखना कोई सा भी क्या है, तत्व है, तो वो तत्व बना किससे होगा, परमाणु से। कोई सा भी तत्व है तो बना किससे होगा, परमाणु से। तो किसी भी तत्व के परमाणु में याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, याद रखेंगे किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या
परमाणु संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है भाई? परमाणु संख्या के बराबर होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, परमाणु संख्या के बराबर होती है। आप कहेंगे कि पूरा पूरा हम केमिस्ट्री में आ गए हैं। भाई केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स ही है। ये आपका बेस तैयार हो रहा है। बेस जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक हम अपने चैप्टर में इन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा। अब क्या है यहाँ पर कि उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो देखो भाई, प्रोटॉन की संख्या को हम पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। इलेक्ट्रॉन की संख्या को भाई हम ई से सूचित करते हैं और परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। इस आधार पर हमारे पास क्या हो गया? जेड बराबर पी बराबर ई हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये बात ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इतना कुछ आप जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि 9th पढ़ के ही आए होंगे आप। यहाँ पर नहीं भी जानते हैं तो जान लिए ना यहाँ पे कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान देना, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे भाई, उनकी संख्या कैसे ज्ञात होगी? तो आप जरूर 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब तत्वों की खोज हुई, तो तत्वों की खोज हो गई तो उसके बाद उन तत्वों को आवर्त सारणी में सजाया गया। अब आवर्त सारणी में सजाया गया तो उसी आधार पर उनकी परमाणु संख्या ज्ञात की गई। परमाणु संख्या क्या होती है? तो परमाणु संख्या जो होती है वह परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन होंगे वही उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। अब अगर हम बात करें कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही परमाणु संख्या कहलाती है। अब जो प्रोटॉनों की संख्या है भाई, ये ध्यान रखना, ये प्रोटॉनों की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? परमाणु संख्या बना सकते हैं। अब देखिए, अब किसी तत्व का परमाणु संख्या, मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 3 है, किसी का 4 है, किसी का परमाणु संख्या 5 है। तो एक बात बताइए कि यदि आपके पास परमाणु संख्या 2, 3, 4, 5 है तो प्रोटॉन की भी संख्या तो होगी 2, 3, 4, 5 होगी ना? 2, 3, 4, 5 होगी। और आप जानते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये एक छोटे से हिस्से में 2 गो प्रोटॉन होगा ना भाई? या तो इस छोटे से हिस्से में 2 गो प्रोटॉन होगा, या तो इस छोटे से हिस्से में 3 गो प्रोटॉन होगा, या तो इस छोटे से हिस्से में 4 गो प्रोटॉन होगा, या तो इस छोटे से हिस्से में कितने प्रोटॉन होंगे? 5 प्रोटॉन होंगे। और हम अभी आपको बताए कि ये प्रोटॉन कहाँ रहेंगे? नाभिक में। और ये प्लस होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, लेकिन ये जो नाभिक है, ये नाभिक, इस नाभिक के चारों तरफ एक बल काम करता है और उस बल को क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं नाभिकीय बल। और यही नाभिकीय बल बांध के रखता है। बात हमको इससे नहीं है, बात हमारी जो है वो इससे है कि अगर यहाँ पर 4 जो है प्रोटॉन है तो 4 क्या होंगे भाई? 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु की संख्या ये सब समान होते हैं। अब देखो भाई, ये अगर दो परमाणु संख्या है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। यदि 3 परमाणु संख्या है तो प्रोटॉनों की संख्या 3 होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगी। यदि 4 आपकी परमाणु संख्या है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 4, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 4। वैसे ही यदि 5 परमाणु संख्या है तो प्रोटॉनों की संख्या 5 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 5 होगी। अब बात आती है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वह इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि वह केवल 5 गो है तो वह 5 इसी रास्ते पर रह गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, 5 गो है या 6 गो है तो इसी रास्ते पर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 5 गो है तो 5 गो दे दिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 गो है तो 3 गो दे दिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 गो दे दिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए नियम है। वह नियम क्या है? वो नियम ये कहता है कि जो प्रथम कक्षा है ना, इस प्रथम कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 गो इलेक्ट्रॉन। जो द्वितीय कक्षा है ना, एल वाली, इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 गो। कितना रह सकता है? 8 गो। तीसरा कक्षा है जो एम वाला, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18 गो। और चौथा कक्षा जो एन वाला है ना, इसमें रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितने? 32 गो। अब इस आधार पर याद रखेंगे, इसको हम एक फॉर्मूले के आधार पर ज्ञात करते हैं। वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर।
अब के जो है हमारी, के कौन सी कक्षा है भाई, के हमारी कक्षा नंबर 1 है, एल हमारी कक्षा नंबर 2 है, एम हमारी कक्षा नंबर 3 है और एन हमारी कक्षा नंबर 4 है। तो यदि हम के बराबर 1 लेते हैं तो 2n स्क्वायर में 2 गुने 1 का स्क्वायर किए कितना आया, 2 आया, यानी कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। यदि एल बराबर हमारी 2 है तो 2n स्क्वायर में हम देखें तो क्या होगा, 2 गुने 2 का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 से गुणा किए 8 हुआ। वैसे ही यदि m बराबर हम ले रहे हैं भाई कितना, m बराबर ले रहे हैं 3, तो 2n स्क्वायर में देखो 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 2 से गुना हुआ 18। तो आप देख रहे हैं कि 2, 8, 18, 32 और फिर 50, ठीक है, ऐसे करके उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब ध्यान देना भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है KLMNOP, ये होते हैं कक्षा, ये क्या होते हैं, कक्षा। और इन्हीं कक्षा के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो बात यहां पर ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की खास बात क्या है कि अब ये क्या है, अच्छा एक बात और यहां से एक सवाल पूछ देता है कि परमाणु जो होता है वो क्या होता है, विद्युतता क्या होता है। तो विद्युतता उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या कि न उस पर कोई चार्ज होगा, न प्लस होगा, न माइनस होगा। मतलब विद्युतता उदासीन का मतलब क्या है कि उसमें जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब आपस में बराबर होगी, इसलिए वो विद्युतता उदासीन होते हैं। और हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, प्रोटॉन लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन लिख रहे हैं, और बार बार हम आपसे एक चीज की चर्चा कर रहे हैं कि इस पर क्या है, ऋण आवेश है, इस पर धन आवेश है, ये उदासीन है। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश का मान होता है वो होता है माइनस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब ये आवेश क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। ये जो धनावेश है, यह धन जो आवेश है, इस पर कितना होता है, जो प्रोटॉन है इस पर कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर होता है भाई प्लस का 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। और ये जो आपके पास उदासीन है, इसके पास कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है। ये बात ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको मिटाएं एक साइड से और हम आपको समझाएं, ठीक है। ये आप ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए देखिए और समझिए। तो चलिए देखिए, हम जो चीज नीचे लिखे हुए थे उसको यहाँ पर दिखा दिए। अब सुनिए क्या है मेरे भाई, अब सुनो ध्यान देना कि ये अगर अपने पास एक परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं, इसकी क्या है, कक्षाएं हैं। के कक्षा है, यह के कक्षा है, यह एल कक्षा है, ये एम कक्षा है। तो अभी बताएं हम कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इसमें कितने, एल वाले में 8 और एम में कितने, 18, ठीक है। ये सुनते रहिए, ध्यान देना। तो ये अगर नाभिक है तो इस नाभिक में क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन रहेंगे। ध्यान से देखना, ये परमाणु है, परमाणु में 2 चीजें हैं, एक है नाभिक, दूसरा है कक्षा। नाभिक में 2 कण होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षा क्या होगी, कक्षा के होगी, एल होगी, एम होगी, एन होगी, ओ पी होगी, क्यू होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इस कक्षा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। के वाली कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होगा, एल वाले में भी इलेक्ट्रॉन होगा, एम वाले में भी इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, एल वाले में कितने होंगे, 8, एम वाले में कितने, 18, फिर एन वाले में कितने हो जाएंगे, तो एन वाला 4 है तो 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर एम वाले में 50 हो जाएंगे, एम एन ओ वाले में 50 हो जाएंगे। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो भाई जो हमें बताना है उसको समझना है आपको, ठीक है। जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, उतने ही क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर मान लो कि कोई हम तत्व ले रहे हैं, मान लो कि कोई तत्व ले रहे हैं, ये हम तत्व लिए हैं कोई तत्व, और इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, मान लो इस तत्व की परमाणु संख्या है आपके पास, इस तत्व की परमाणु संख्या है 8, ठीक है। तो अगर ये मान लो कि कोई तत्व है और तत्व की परमाणु संख्या 8 है तथा द्रव्यमान इसका कितना है, तथा इसका द्रव्यमान है 16, कितना है, 16। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यह लिख दिए x, x माने तत्व, और ये इसकी परमाणु संख्या हो गई यहाँ पर, और ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। देखो कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे तत्व ऐसे, और तत्व के यहाँ पर लिखेंगे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और ऊपर क्या लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। देखना भाई, अब यहाँ पर इस तत्व को मान लो कि हम x कोई तत्व लिख लिए, परमाणु संख्या कितनी है भाई, 8 है, तो 8 लिख दिए यहाँ पर। परमाणु द्रव्यमान कहाँ है, 16 है, ये लिख दिए यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास लिखने का तरीका। अब जो चीज बता रहे हैं उसको सुनिए। अब
परमाणु संख्या आपके पास 8 है, तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या Z बराबर होती है P के और बराबर होता है आपको E, बराबर कितना होता है E। तो देखो भाई Z 8 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 8 और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। ये बात तो आप जानते हैं, इतना तो कैलकुलेशन बेसिक आपको आता ही होगा। अब सुनिए प्रोटॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 8 हुए, कितना है 8 हुए। अच्छा जोड़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये भी है 8 हो, ठीक है। अब सुनना भाई कि परमाणु विद्युतता उदासीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो 8 गुने प्रोटॉन पर कितना आवेश है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा जोड़ 8 का 8 लिख दिए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि इस पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, इतना होता है। अब देखिए मेरे भाई, देखो ये इसमें भी 1.6 है और इसमें भी 1.6 है, तो हम क्या कर रहे हैं 1.6 को ले रहे हैं कॉमन। क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। अब जब आप इसको कॉमन लेंगे या फिर 8 दोनों में है ना, तो 8 को कॉमन ले लीजिए। अब जब हम 8 को कॉमन ले लेंगे 8 को, तो यहाँ पर क्या बचा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। और ये है माइनस और ये है प्लस, प्लस माइनस जो है वो क्या हो गया माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपके पास 8 जब निकल गया तो बचा 1.6 और गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अब क्या होगा ना कि ये और ये कट के हो गया 0 और 0 में 8 से गुना होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 0। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु जो होता है वह विद्युतता उदासीन होता है, अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों आपस में कट छट के कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है, शून्य। लेकिन लॉजिक ये नहीं है, अब लॉजिक जो बनेगा वो यहां पर बनेगा कि जो इलेक्ट्रॉन भर रहे थे वह इलेक्ट्रॉन पहले वाले में कैगो था, पहले वाले में 2 गो था, ये एक हो गया इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरे कक्षा में कैगो था 8 गो था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक है। वैसे ही इधर होगा 6 गो, इधर होगा 7 गो और इधर कहीं होगा 8 गो, ऐसा मान लीजिए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि इधर कहीं बाहर वाली कक्षा में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, अब यहां से हमारा चैप्टर जो है वो अब स्टार्ट होता है। यहां तक जो भी हम पढ़े थे वो था बेसिक। अब सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन की खास बात क्या होती है कि यह इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ सकता है, क्योंकि इस पर जो है नाभिक का प्रभाव जो है वह जितने दूरी पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही प्रभाव नाभिक पर कम पड़ेगा। मतलब नाभिक में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, नाभिक के प्रभाव से, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के प्रभाव से आकर्षित हो रहा है, जिसके कारण ये एक निश्चित कक्षा में चारों तरफ घूम रहा है। अब क्या होगा कि दूरी जितने बढ़ते जाएगी, अच्छा दूरी जितने बढ़ते जाएगी वह उतना ही दूरी क्या होगा, उतना ही उस पर जो बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वह उतना ही कम होते जाएगा। जैसे एक और कक्षा हम बना दें तो यहाँ पर इसका, इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का प्रभाव कम होगा, ठीक है। यही कारण होता है ना भाई, यही कारण होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ सकता है, या अपने कक्षा को छोड़ सकता है, या अपने कक्षा को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। और जब यह कक्षा को अपने छोड़ेगा तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना। जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या थे, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन लिए थे, ध्यान देना 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 की जगह पर आप 11 ले लीजिए, क्या कर लीजिए, यह 11 कर लीजिए और ये कर लीजिए इसका द्रव्यमान 23, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 23 कर लिए। अब सुनो, ये हो गया आपके पास 11। अब सुनो मेरे भाई, तो Z हो गए आपके पास 11, P भी तो P भी हो गए 11 और E भी हो गए 11। और यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 11 लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 11। और इस प्रकार आप 11 कॉमन ले लेंगे और 11 में 0 से गुना होगा 0 आएगा। हम ये एग्जांपल क्यों लिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो सुन लीजिए। पहले कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और अगले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यह इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपनी कक्षा को छोड़ सकता है, अपनी कक्षा को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। और देखना भाई, जैसे ही अपनी कक्षा को छोड़ा, कक्षा को क्या किया, छोड़ा, तो छोड़ने के कारण क्या होगा भाई, देखना ध्यान से सुनना,
अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 गो, तो इसमें है के वाले में, और इसमें कितने हैं 8 गो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 8, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे भाई, प्रोटॉन कितने रहेंगे, तो प्रोटॉन देखो यदि इसके पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे 11 थे, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11, प्रोटॉन तो 11 होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अपनी कक्षा छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि नाभिक बल लगा के उसको रोका हुआ है। ठीक है, अब नाभिक से यहाँ से प्रोटॉन जो है वो निकलेगा नहीं, इस कारण से प्रोटॉन कितने हो जाएंगे आपके पास 8, हम काहे के लिए लिख रहे हैं, 8 गो इसमें है और 2 गो इसमें है, ये 10 हो गए ना इलेक्ट्रॉन, और इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 11। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, तो आपके पास इस परमाणु के पास, ये जो परमाणु है इस परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, सॉरी एक जो है एक यूनिट आवेश जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्योंकि देखो भाई जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, और दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जा रहे थे, शून्य हो जा रहे थे, कितने क्या हो जा रहे थे, शून्य। लेकिन इस वाली स्थिति में ध्यान से देखना, इस वाली स्थिति में क्या होगा, इस वाली स्थिति को हम यहां पर समझाते हैं, सुनो। ये इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन हो गए 11, तो देखो भाई 10 हो गए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए कितने 11, तो पहले प्रोटॉन लिख लेते हैं, 11 प्रोटॉन प्लस 10 जो है इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब 11 प्रोटॉन हो गए, तो 11 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो गया। अच्छा, ये प्लस यहाँ पर 10 कर दिए और यहाँ पर कर देंगे 1.6 माइनस में लगा देंगे इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर क्या है 1.6 इसमें भी है इसमें भी है, ध्यान से सुनना। तो पहले हम माइनस प्लस का गुणा करके यहाँ पर माइनस कर दिए, और माइनस का 10 हो गया और माइनस का 10 हो गया, और यहाँ पर हो गया गुणा में 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ पर क्या हो गया भाई 11 गुणा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान से देखना भाई, 1.6 इसमें भी है 1.6 इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं 1.6 को कर लिए कॉमन, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम को कर लिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 11 और यहाँ पर क्या बचा 10 लिख देंगे। और ध्यान देना भाई, ध्यान देना 11 में से 10 गया तो कितना आ गया 1, और यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पर 1 हो गया, और इसका 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 को क्या बोलेंगे, तो 1, और ये हमारा आवेश होता है, ये क्या होता है आवेश होता है, और यह आवेश किस पर होता है प्रोटॉन पर होता है, तो 1 p बच गया, मतलब इसका मान निकल गया, ये मान ज्यादा हो गया मतलब इस पर, और यहाँ पर प्लस का चार्ज है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। तो यही कारण है ना भाई कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकलेगा, तो क्या होगा कि तो इस परमाणु के पास आवेश उत्पन्न होगा। जैसे अगर ये परमाणु है x मान लो, तो इस परमाणु के पास अब क्या होगा प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस में 1 निकला। अच्छा, अब दूसरा ले लो, दूसरा कोई मान लो कि ले लेते हैं हम ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, नहीं ऑक्सीजन नहीं, चलो हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्या ले लेते हैं क्लोरीन, हम आपको समझा रहे हैं जिस चीज को उसको समझना जरूरी है, समझिएगा। अब क्लोरीन ले लिए, तो क्लोरीन आपके पास 17 नंबर का तत्व है और 35 नंबर द्रव्यमान होता है, 35.5 होती है, लगभग में हम 35 मान रहे हैं। तो ध्यान देना भाई कि अगर क्लोरीन 17-35 है, तो आप जैसे कि कक्षा में ले लें, तो ये Z बराबर P बराबर E हो गया, मतलब 17 हो गए परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन भी हो गए 17 और इलेक्ट्रॉन भी हो गए 17। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, अब ध्यान देना, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या है कि अब ये जो है यहाँ पर क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन की खास बात क्या है, ध्यान रखना कि यह अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग जब करेगा, जैसे ध्यान देना ये हो गया नाभिक 1 2 3 कक्षा हो गए, जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे KLM N होगा। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने भरे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने भरे 2, यहाँ पर कितने 8, और यहाँ पर कितने 7, N वाली की कोई बात मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पहले वाले में 2 गो भरता है, दूसरे में 8 गो, तीसरे में 18 गो भरता है ना, इस वाले फॉर्मूले से 2n² वाले फॉर्मूले से। पहला कक्षा K है, ये K है कक्षा, दूसरा है L, तीसरा है M। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8 आते हैं और M में 18 आते हैं, तो यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन है।
अब बात क्या है भाई, सुनना, एक अष्टक का नियम होता है, अष्टक का नियम होता है, उस अष्टक के नियम को भी जान ले जरा सा, क्योंकि वो जान लेंगे तो यहाँ पर समझना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो चलिए उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए। अब ये जो है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो देखो ये तो हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए। और अगले वाले में हम क्या कर रहे हैं, अगले वाले में हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बाहरी कक्षा में 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना जो है ना वो मुश्किल हो गया। अब क्यों मुश्किल हुआ बताते हैं, सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए। जब आप आवर्त सारणी पढ़ रहे होंगे तो आपको मिला होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और फिर मिलेगा रेडॉन। ठीक है, ये सुने होंगे जरूर, ध्यान देना। ठीक है, सुनना। अब ये जो है, इसमें ये इन तत्वों की संकेत हो गए, क्या हो गए? संकेत। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और यहां पर हो गई इसकी, ये हो गए तत्व, और ये हो गई उनकी कक्षाएं। ये क्या हो गई? कक्षाएं। और वो कौन कौन सी कक्षा है भाई? तो के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है। ठीक है, ऐसे हम कर दिए कक्षा। सुनना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार भी है, समझ में आएगा। ये की कक्षा हो गई, ये एल कक्षा हो गई, ये एम वाली हो गई, ये एन वाली हो गई, ये ओ वाली हो गई और वो पी वाली हो गई। क्लियर है? अब सुनना भाई, यहाँ पर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो देखो, हीलियम 2 नंबर का तत्व है, नियोन 10 नंबर का है, ठीक है, आर्गन जो है 18 नंबर का है, और फिर यहाँ पर ये कितने नंबर का है? 36 नंबर का है। ठीक है, और फिर ये जो अगर हम बात करते हैं तो ये 6 2 8 और 3 3 6, 32 इसमें जोड़ेंगे, 6 6 66 68 नंबर का हो जाएगा। और ये आप इसमें क्या हो, 2 8 2, इसमें 2 हो गया, फिर 8 8 18 18, यहाँ पर 18 जोड़ेंगे भाई, तो 18 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? तो 54 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये 32 नंबर का, 32 इसमें जोड़ेंगे, 4 3 7 5 3 8, 87 हो गया। सुनिए, अब जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं आपको 2n² वाले के हिसाब से, तो जब आपके पास k बराबर 1 है तो 2n² कर रहे थे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी कितना हुआ? 2। जब आप l बराबर 2 कर रहे थे तो 2 गुना 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो रहा था? 8। एल बराबर जब आप 2 कर रहे थे, एल बराबर 2, तो 2n² बराबर क्या? 2 गुने 2 का स्क्वायर 8 हो गया। जब m बराबर यदि आप 3 कर रहे थे तो 2 गुना 3, 2 गुने 2n² का मतलब 2 गुना 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 18। फिर वैसे ही n बराबर कर रहे थे 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? 2 गुने 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 चौको 16 दूना 32। फिर m बराबर कर रहे थे 5, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 गुने 5 का स्क्वायर बराबर 50। और फिर वैसे ही आप किए m के n के बाद o किए, o बराबर किए आप 6, क्या किए? 6। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 गुने 6 का स्क्वायर यानी कि 72। कितना हो गया? 72। 6 या 36, 36 में 2 से गुणा हुआ 72। तो ये हम बस बता रहे हैं कि के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एल वाले में 8 गो, एम वाले में 18 गो, एन वाले में 32 गो, एम वाले में 50 गो, ओ वाले में 72 गो। ये ध्यान से सुनना और समझना। देखो, तो हीलियम जो है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो के वाले में ही खत्म हो गया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, खत्म हो गया। नियोन की बात करें तो नियोन जो है, यह 2 हो गया इसमें, और अगले वाले में कितना हो गया? 8 हो गया। यदि हम बात करते हैं आर्गन की, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया बाहरी कक्षा में, क्योंकि पहली कक्षा में 2 रहेगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, लेकिन यहाँ पर 8 ही है, संतुष्ट हो गया। फिर चौथे को देखेंगे तो 2 होगा, 8 होगा, 18 होगा, फिर 8 होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 8 18, 8 हो गया। फिर अगले वाले को देखें तो 2 हो गया, 2 8 18, और फिर क्या होगा? 18, फिर हो गया 8। ठीक है, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 3 54 हो गया। फिर आगे वाले को देखें तो ये होता है 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 18 और 8 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 8 2 10,
10 10 और 8 18, 18 18 36, 8 2 10, 10 10 और 8 18, 18 2 36, 18 3 54, 54 और 32 87। ठीक है, अब सुनिए, आपको हम बता दें कि ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को कहते हैं अक्रिय तत्व। ये क्या होते हैं? अक्रिय तत्व। क्या होते हैं? अक्रिय तत्व। ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब सुनना मेरे भाई, ये क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया और फिर देखा गया ना कि ये काम इसलिए नहीं करते हैं, ये किसी के साथ अभिक्रिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में देखो ध्यान से, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़ दीजिए, 8 8 8 8 8। नियोन का बाहरी कक्षा क्या होगा भाई? बाहरी कक्षा नियोन का के होगा। आर्गन का बाहरी कक्षा क्या होगा भाई? एम होगा। क्रिप्टोन का बाहरी कक्षा क्या होगा भाई? एन होगा। जेनॉन का बाहरी कक्षा क्या होगा भाई? ओ होगा। फिर रेडॉन का बाहरी कक्षा क्या होगा भाई? पी होगा। तो देखा गया कि सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसी से हमारे अष्टक का नियम तैयार किया गया। किसका नियम? अष्टक का नियम तैयार हुआ। किसका नियम तैयार हुआ? अष्टक का नियम तैयार हुआ। और ये अष्टक का नियम क्या कहता है सुनिए, तो ये अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई सा भी जो तत्व है, वो तत्व उसके बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है, यदि वह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो तत्व अस्थायी हो जाएगा। कोई सा भी तत्व रहे, यदि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो तत्व अस्थायी हो जाएगा, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और हम लोग पढ़ भी किसी के लिए, किसके लिए रहे हैं? उसी लिए पढ़ रहे हैं कि पढ़े, शादी हो जाए, अच्छे से सारा जो है अपना के दैनिक क्रियाकलाप चले, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। वैसे ही तत्व की भी विशेषता होती है कि वो अस्थायी होना चाहते हैं। तो देखो भाई, जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखे थे, यहाँ पर सोडियम के लिए लिखे थे, Na के लिए लिखे थे, जैसे 11 था, तो देखना जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो यहाँ पर इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे? 10। अब 10 आ गए थे तो पहली कक्षा में 2 हो गया के वाले में, और एल वाले में 8 हो गया, और एम वाला में 1 था तो ये चला गया। तो यहाँ पर ये इसके पास जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यही कारण है कि यह अब हो गया अस्थायी, और यह ना ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से कुछ लेगा। यही कारण है कि अब हमें यहाँ पर समझना है कि जो हमारे पास क्लोरीन लिए हैं, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा कौन है? एम है, और एम वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ले सकता है। और जब यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सुनना मेरे भाई, होगा क्या? तो जब यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ध्यान रहे आपसे, आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है पहले था कितना? 17, और जैसे ही यह 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो लेने के कारण इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 18। अब जब इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गए कितने? 17, तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर जब आप फिर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को घटाएंगे, जब आप फिर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो आपके पास फिर से वही लॉजिक आएगा। फिर से वही लॉजिक आएगा। क्या? जैसे यहाँ पर यदि हम घटा दें आपको कि एक आपके पास है 17 प्रोटॉन है और फिर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन है, तो घटेगा तो क्या होगा? P और E जो है, इसके कारण समझ लेते हैं, ये 17 हो गया P का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और फिर जोड़, और ये 18 लिख दिए और फिर क्या कर दिए? माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, अब सुनो, कूलाम हटा रहे हैं, सुनिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस और माइनस हो गया, माइनस ध्यान से देखना, और ये हो गया 18 इंटू 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया? 17 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। 1.6 1 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए भाई। तो 1.6 जब आप कॉमन लीजिएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, तो यहाँ पर क्या बचा? 17, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या बचा भाई? 18, और 17 में से 18 गया तो क्या आया? 1 ही तो आया, और 1 किस में आया? माइनस में। किस में आया? माइनस में। 1 किस में आया? माइनस में, और गुणा में क्या है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो यहाँ पर इसको आप 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 लिख रहे हैं, और वो भी किस में? माइनस में, वो भी माइनस में। तो ये -1 इससे गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस का 1.6 क्या होगा? माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 आएगा। अब माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, माइनस का 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 किसको बता रहा है? यह बता रहा है इलेक्ट्रॉन को ही तो बता रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही तो आवेश होता है। तो ये बता रहा है भाई कि 1 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर ज्यादा। तो इसीलिए ये जो क्लोरीन होगा, इस क्लोरीन को जब हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये हो जाएगा Cl माइनस। क्या हो जाएगा? Cl माइनस। ये बात हमको समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहां से अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है क्या कि ये जो आपके पास तत्व हैं, इन तत्वों को जब हम रगड़ेंगे, क्या करेंगे? रगड़ेंगे, तो रगड़ने के कारण क्या हो जाएगा? रगड़ने के कारण या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन
आ जाएंगे। यही दो कारण होगा। जैसे आप देखे होंगे कि कंघी को बालों से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहां पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये जो आपको मान दिख रहा है ना, ये आवेश ही है। कल के क्लास में बताएंगे कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। जैसे ये दो वस्तुएं हैं, इसको हम रगड़ रहे हैं बालों में, और कागज के छोटे टुकड़े लिए हैं और उसको हम देख रहे हैं, तो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? जब ये अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब क्या कि आकर्षण का गुण आ गया। और किसके कारण हुआ? तो ये इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर गई। इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर गई। अब जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर गई, यही कारण है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आया। और फिर तब हम समझेंगे कल के क्लास में कि यहां पर कि अब इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण हमारे पास, या फिर इलेक्ट्रॉनों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण हमारे पास क्या होगा? तो इसके कारण होगा आवेश जो है, यह आवेश में असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी। और असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी मतलब कभी धन आवेश ज्यादा तो कभी ऋण आवेश ज्यादा। और जब असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसको कहेंगे असंतुलन होना। क्या होना? असंतुलन होना। फिर कहेंगे आवेशों का असंतुलन होना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो हमारा टॉपिक जो है थोड़ी देर के बाद, मतलब कि नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। आज ये लंबा वीडियो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जितना हम लोग पढ़े वो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट। चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का ये क्लास? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, और नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ऐसी वीडियो जो है आपके इस चैनल पर आती रहेंगी, और इसकी गारंटी देते हैं कि आप 100% समझ पाएंगे साइंस को, और खुद भी पढ़ा सकते हैं। इस लेवल का बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।